मूवी की शुरुआत 1959 की एलिमेंट्री स्कूल से होती है, जहां बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और उन्हीं बच्चों के दरमियान एक लड़की भी थी जिसका नाम लुसिंड्रा था। उस बच्ची को अपने कानों में हर वक्त सरगोशियां सुनाई देती थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त डरी रहती थी। तभी उन बच्चों की क्लास टीचर मिस स्टेला उनसे कहती है कि आज हम ड्राइंग बनाएंगे और ड्राइंग में हमें ये बनाना होगा कि आने वाले 50 सालों में हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि वो ड्राइंग को स्कूल के सारे स्टाफ एक टाइम कैप्सूल में रखने का इवेंट रखे हुए थे, ताकि उस टाइम कैप्सूल को जब 50 सालों के बाद खोला जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को ये पता चले कि इस टाइम के बच्चे फ्यूचर के बारे में क्या सोचते थे और अब रियल प्रेजेंट कैसा दिखता है। तभी उन बच्चों को पेपर शीट मिल जाती है, तो कोई स्पेसशिप बनाता है तो कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन लुसिंड्रा ड्राइंग बनाने की बजाय पेपर पे कुछ नंबर लिखने लग जाती है। टीचर जब ये देखती है तो उससे पेपर ले लेती है और वो तमाम पेपर फोल्ड करके टाइम कैप्सूल के अंदर डालकर जमीन में गाड़ दिया जाता है और कहते हैं कि अब इसे 50 सालों के बाद खोला जाएगा। मगर टीचर देखती है कि इस इवेंट में लुसिंड्रा मौजूद नहीं है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और आखिर में मिस स्टेला जिम के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर देखती है तो उन्हें लुसिंड्रा मिल जाती है, मगर वो इस हालत में होती है कि उसके नाखून खून से भरे हुए थे और वो दरवाजों पर कुछ खुरुच कर लिखने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद कहानी 50 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम जॉन और उसके बेटे कैलब को देखते हैं। जॉन एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेसर था, यानी कि वो बच्चों को स्पेस और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाता था और कैलब 50 साल पहले दिखाए गए उसी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। कैलब की मॉम की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से कैलब काफी अपसेट और परेशान भी रहा करता था और आज पूरे 50 साल के बाद उस टाइम कैप्सूल को भी खोला जाना था और इसके लिए स्कूल में एक इवेंट भी रखा गया था, जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं और उन्होंने मिस स्टेला को भी बुलाया हुआ था, जो अब काफी बूढ़ी भी हो चुकी थी। मिस स्टेला उस टाइम कैप्सूल को निकलवाती है और फिर हर एक बच्चे को एक एक पेपर बांट देती है और कैलब के पास लुसिंड्रा का लिखा हुआ पेपर आता है। वो उसे खोलता है जिस पर अजीब नंबर लिखे हुए थे। वो देख रहा होता है, तभी उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पे पड़ती है जो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। वो घर जाते हैं तो कैलब को अपने एयरबड्स में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो उन आवाजों से परेशान होकर उसे उतारकर साइड में रख देता है। कैलब बहरा नहीं था, लेकिन वो आवाजों को ठीक तरह से सुन नहीं पाता था, इसीलिए वो एयरबड्स को पहनता था। रात को कैलब के बैग में वही पेपर था जो उसे स्कूल में मिला था। जॉन उससे कहता है कि ये स्कूल की अमानत है और तुम इसे कल स्कूल में वापस कर दोगे। वो उस पेपर को टेबल पर रख देता है और कैलब को सोने को कहता है। जॉन रात को कैलब के कमरे में जाता है। वो देखता है कि कैलब अपने मॉम की रिकॉर्डिंग देख रहा था। ये देखकर जॉन काफी दुखी हो जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। वो अपना ग्लास खत्म होने के बाद दोबारा उसे भरता है, लेकिन ग्लास से वाइन गिर जाती है। वो उसे साफ करने के लिए जाता है और वाइन को उसी पेपर पर रख देता है और उस पेपर को साफ करने की कोशिश में उसकी नजर कुछ नंबर पर पड़ती है। वो नंबर थे 911299 कुछ देर सोचने के बाद वो उन नंबरों को अलग अलग करके समझ जाता है, जो कि एक डेट बन रही थी। और फिर जॉन जब ये नंबर को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसके सामने 9/11/2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो सीन आ जाता है और जब उसकी नजर एक्सीडेंट में हुई मौतों पर पड़ती है तो उसे यकीन नहीं होता। उस हादसे में कुल 2996 लोगों की मौत हुई थी। फिर उसके बाद जॉन बाकी की भी डेट को सर्च करने लग जाता है और हादसात की डेट और नंबर ऑफ डेथ को सर्कल करता है और ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सुबह तक वो उन तमाम नंबरों को सर्कल कर चुका था, सिर्फ 3 नंबर और डेट बाकी रह गए थे। जब उसकी नजर 1027078114 पर पड़ती है तो बिल्कुल ही डर जाता है। वो इस बोर्ड को लेकर अपने दोस्त के पास आता है जो कि एक लैब में काम करता था। जॉन उसे सब कुछ बताता है, पर वो जॉन की बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो और कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो। जॉन ये सुनकर वापस चला जाता है। फिर वो मिस स्टेला के घर जाता है, जहाँ वो उनसे लुसिंड्रा के बारे में पूछता है। मिस स्टेला उसे सेलिब्रेशन वाले दिन की सारी बातें बताने लगती है कि कैसे लुसिंड्रा नंबर्स लिख रही थी और फिर कैसे वो जिम की बेसमेंट में मिली थी। जॉन कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। मिस स्टेला कहती है कि वो तो मर चुकी है। वहाँ से वापस आकर जॉन स्कूल में कॉल करके उन जनरेटर के बारे में पूछता है जिन्होंने टाइम कैप्सूल्स को खोला था, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। इसी दौरान जॉन की नजर बाहर खड़े कैलब पे पड़ती है, जो कि एक गाड़ी के पास खड़ा होता है जिसके अंदर 2 लोग बैठे होते हैं और वो लोग उसे एक काला पत्थर देते हैं। जॉन कैलब से वो पत्थर लेकर उसे अंदर जाने को कहता है। उसके बाद जॉन ये सोचने लगता है कि उस पेपर में मिली हुई डेट के मुताबिक कल 81 लोगों की मौत होगी, इसीलिए वो न्यूज चैनल देखने लगता है, जहां पर उसे किसी भी न्यूज में 81 लोगों की मौत का जिक्र नहीं मिलता। और अगले दिन वो कैलब को स्कूल से लेने के लिए जाता है और रास्ते में ट्रक के पलटने की वजह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था और एकदम से जॉन की नजर GPS पर दिखाए गए नंबर पर पड़ती है। वो सोचता है कि जो नंबर रह गए होंगे
हो सकता है वो उसी हादसे की लोकेशन हो। और जब वो आज के हादसे की लोकेशन देखता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल उसी जगह की है जहाँ जॉन अभी मौजूद है। और ये देखकर वो गाड़ी से उतर जाता है और वो पुलिस से उन जख्मियों के बारे में पूछने लगता है, मगर वहाँ कुछ खास जख्मी नहीं थे। वो हैरान होता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही वाला होता है, तभी एक प्लेन उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है और लोग उस आग में जलकर उसके सामने ही मर गए थे। और उनकी चीख और आवाज सुनकर वो पागल सा होने लगता है। रात को जब वो अपने घर वापस आता है तो उसकी बहन वहाँ मौजूद होती है, जो कि न्यूज सुन रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि इस प्लेन क्रैश में टोटल 81 लोग मारे गए हैं। वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो कैलब को टीवी देखने से मना कर देता है ताकि इस हादसे का उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। जब उसका वही लैब वाला दोस्त फिल आता है तो वो उससे कहता है कि ये नंबर एग्जैक्ट हादसे की लोकेशन बताते हैं और यही देखने के लिए मैं उस जगह खड़ा रहा जहाँ ये हादसा हुआ था और अभी तक मेरे सामने वो सारे सीन चल रहे हैं जो मैंने वहाँ देखा है। फिल उसे इन सबसे दूर रहने को कहता है और अगले दिन जॉन लुसेंड्रा के घर का एड्रेस ढूंढ ही लेता है। वो उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर एक औरत और बच्ची गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तो जॉन उन लोगों का पीछा करता है जो कि एक एनिमल म्यूजियम में जाते हैं। जॉन और कैलब भी उनके पीछे जाते हैं, जहाँ लड़की का नाम डियाना और उसकी बेटी का नाम एंडी था। और वो अपने बेटे कैलब को एंडी से दोस्ती करने के लिए कहता है और डियाना के पास चला जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। कहता है कि शायद हमारे बच्चे दोस्त बन गए हैं। फिर वो डियाना और एंडी को ड्रिंक के लिए ऑफर करता है, जहाँ वो डियाना से उसकी मॉम लुसेंड्रा के बारे में जानना चाहता था और वो डियाना से उन पेपर्स पे लिखे नंबर्स का भी जिक्र करता है और डियाना उसे पागल समझने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम फ्यूचर देख सकती थी और इस पेपर्स पर जो उन्होंने नंबर लिखे हैं उसके मुताबिक कल एक और हादसा होगा और 21 लोगों की डेथ हो जाएगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो। मगर डियाना उसकी ये बात भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जॉन इसी सोच में होता है, तभी उसे टीवी पर चल रही न्यूज की आवाज आती है जिसमें ये बताया जाता है कि टेररिस्ट का एक ग्रुप कभी भी अटैक कर सकता है। कैलब अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कमरे में कदमों की आवाजें आती हैं और ये वही कार वाला बंदा था जो उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है। और जब कैलब बाहर देखता है तो बाहर हर तरफ आग लगी होती है और ये देखकर कैलब चीखने लगता है। कैलब की आवाज सुनकर जॉन भागते हुए ऊपर आता है। वो कैलब को उठाकर बेड पर सुलाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है तो उसे वही गाड़ी वाला आदमी दिखाई देता है। वो फौरन टॉर्च और डंडा पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन उसके पहुंचने तक तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। और अब अगले दिन जॉन उस जगह पहुंच जाता है जहां टेररिस्ट अटैक का खतरा था। कैलब को वो अपनी बहन के पास छोड़ जाता है और उसे न्यूज ना देखने के लिए कहता है। जॉन वहाँ पर मौजूद पुलिस से कहता है कि उन्होंने अभी तक इस एरिया को सील क्यों नहीं किया, जिस पर पुलिस उसे कोऑपरेट करने को कहती है, लेकिन वो भागकर सबवे की तरफ चला जाता है जहां उसे एक आदमी पर शक होने लगता है जो कि अपनी जैकेट में कुछ छुपाकर भाग रहा था। जॉन उसके पीछे भागता है और पुलिस ऑफिसर उसके पीछे, लेकिन सबवे के अंदर जाकर पुलिस उसे रोक लेती है। लेकिन उसके जैकेट में कुछ बुक्स और खाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता जो कि उसने कहीं से चुराया हुआ था। और इतनी ही देर में ट्रेन का ट्रैक डी-ट्रैक हो जाता है और ट्रेन दीवार के साथ लग जाती है। तभी सामने से एक दूसरी ट्रेन आने लगती है तो जॉन ट्रेन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जॉन खुद को काफी बेबस सा फील करने लगता है। जिस होने वाले हादसे को वो टेररिस्ट अटैक समझ रहा था वो असल में एक ट्रेन हादसा होता है। डियाना जॉन से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम 9 अक्टूबर का बहुत जिक्र करती थी और कहती थी कि डियाना 19 अक्टूबर को मर जाएगी। और वो जॉन की बातों पर यकीन करके उसे अपनी मॉम के पुराने घर ले जाती है। वो लोग घर की तलाशी लेते हैं और वहाँ जॉन को एक तस्वीर मिलती है जिसमें सन जीसस और बहुत से लोग होते हैं जो कि हाथ जोड़ के माफी मांग रहे होते हैं। और कमरे की तलाशी लेने के बाद उन्हें वहाँ से वही काले पत्थर मिलते हैं। जॉन बेड को पलट के उसके पीछे देखता है तो उसके नीचे एवरीवन एल्स लिखा होता है, जिसका मतलब हर किसी को मरना होगा। दूसरी तरफ एंडी और कैलब गाड़ी में ही होते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे वो देखा करता था। वो आदमी कैलब और एंडी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन कैलब गाड़ी का हॉर्न बजाकर जॉन और डियाना को बुला लेता है। जॉन भागकर बाहर आता है, तभी उसकी नजर झाड़ियों में भागते हुए आदमी पर पड़ती है और वो उसके पीछे भागता है और पूछता है कि वो कौन है। लेकिन जब वो आदमी अपना मुंह खोलता है तो उसमें से इतनी तेज लाइट फ्लैश होती है कि एक पल को जॉन अंधा हो जाता है। और अगले दिन एंडी उसी तस्वीर को कलर कर रही होती है जो उसे लुसेंड्रा के घर से मिली थी। एकदम से जॉन को एक ख्याल आता है और वो डियाना और बच्चों को लेकर ऑब्जर्वेटरी जाता है। वहाँ जॉन और फिल ये जान जाते हैं कि सूरज की तरफ से इतनी तेज और गर्म रोशनी आने वाली है जिसकी वजह से धरती तबाह हो जाएगी। वो दुनिया को तो तबाह होने से नहीं बचा सकते। डियाना ये सब कुछ सुन लेती है। डियाना जॉन को कहती है वो दुनिया को तबाह होने
होने से तो नहीं बचा सकते, लेकिन वो अगर अंडरग्राउंड हो जाए तो शायद वो लोग बच जाएंगे। घर जाकर वो सामान का स्टॉक करने लगते हैं और खाने पीने का सामान पैक करने लगते हैं। मगर जब जॉन कैलब के पास जाता है तो वो भी पेपर पर कुछ लिख रहा होता है। जॉन उससे पेपर छीन लेता है, तब वो पेन से टेबल पर लिखने लगता है और पेन छीन लेने पर वो अपने नाखूनों से लिखने लगता है। तब वो कैलब को जोर से हिलाता है जिससे कैलब होश में आ जाता है। अगली सुबह वो चारों लोग अंडरग्राउंड होने के लिए निकल जाते हैं। तब जॉन स्कूल जाकर जिम के नीचे वाली बेसमेंट का दरवाजा तोड़ कर ले आता है। डियाना के पूछने पर वो बताता है कि मिस स्टेला ने तुम्हारी मॉम को नंबर्स कंप्लीट करने नहीं दिए थे, तो उन्होंने इस दरवाजे पर बचने की लोकेशन लिखी होगी। वो दरवाजे पर लिखी पेंट को उतार ही रहा होता है, तभी डियाना वहाँ से बच्चों को लेकर चली जाती है और उन नंबरों से जॉन को लोकेशन मिल जाती है जो कि लुसेंड्रा के पुराने वाले घर की थी। एक गैस स्टेशन पर कैलब जॉन को कॉल करके बताता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। डियाना से बात होने पर वो बच्चों को लुसेंड्रा के घर लाने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और इसी दौरान वो एंजल्स लोग आकर बच्चों को ले जाते हैं। डियाना उन लोगों का पीछा करने जाती है, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ठीक 19 अक्टूबर को 12 बजे उसकी मौत हो जाती है। जॉन उसके पीछे पीछे जाता है, तब उसे पता लगता है कि वो तो मर चुकी है। गवर्नमेंट भी सभी लोगों को अंडरग्राउंड होने का अनाउंसमेंट करने लगती है और जॉन लुसेंड्रा के घर जाता है, तब उसे पता लगता है कि एंडी और कैलब तो अनोखे बच्चे हैं और वो जो विस्पर्स सरगोशिया उन्हें सुनाई देती थी वो असल में उन्हें बचाना चाहती थी। तभी ऊपर से एक स्पेसशिप आ जाती है और वो लोग एंडी और कैलब को अपने साथ जाने को कहते हैं। एंडी तो चली जाती है, लेकिन कैलब जाना नहीं चाहता था। तब जॉन उसे समझाता है कि वो उनके साथ बिल्कुल सेफ रहेगा और वो वहाँ अपनी मॉम से भी मिलेगा। और उसके बाद कैलब और एंडी चले जाते हैं और जॉन भी शहर की तरफ लौट जाता है। वो अपनी मॉम और डैड के घर जाता है और वो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसके बाद सूरज की तरफ से आने वाला तेज आग का सैलाब सब कुछ जलाकर राख कर देता है और इसी तरह ये दुनिया भी खत्म हो जाती है। और अगले दिन हम एडी और कैलब को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत हेवन जैसी जगह पर मौजूद होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।